हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी लॉ के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कंपनी लॉ जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे अधिनियम दिए होते हैं, सारे रूल्स दिए होते हैं, सारे रेगुलेशंस दिए होते हैं। और इसमें क्या है, सारे के सारे सेक्शन जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं वो इसके अंदर दिए होते हैं। तो आगे हम इसका एक टॉपिक करेंगे जिसमें आता है प्राइवेट कंपनी कि जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी हम जिसे बोल देते हैं, वो होती क्या है। लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने निजी कंपनी के बारे में भी बताया है, प्राइवेट कंपनी के बारे में भी बताया है। आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। पूरा टॉपिक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। जो प्राइवेट कंपनी है उसकी भूमिका पर देखते हैं क्या कहते हैं। ये इसका मीनिंग भी है प्राइवेट कंपनी का। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स, अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2015 उसकी सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68, उसके अकॉर्डिंग निजी कंपनी क्या होती है, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है। वो अपने शेयर किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करती। उसके बाद क्या कहता है, लिमिट्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू एंड द मैक्सिमम नंबर टू 200। अब ये कंपनी क्या कहती है, ये पॉइंट क्या कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो मिनिमम नंबर जो होना चाहिए मेंबर्स का, वो 2 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स का वो क्या होना चाहिए, 200। कि जो सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 2 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। वो आपकी कौन सी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोविटिस इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिवेंचर। कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। उसके आमंत्रण पर क्या लगाती है, वो प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। उनको इनवाइट नहीं करती, जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, उसको वो बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करती कि उनके जो शेयर्स हैं, जो डिबेंचर्स हैं, वो आके खरीदे। वो इस पे क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, प्रोविटिस लगाती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो ये आपके 3 पॉइंट थे जो ये डिफाइन करते हैं कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे क्या लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है। और जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। उसके बाद प्रोविटिस किस पे रेस्ट्रिक्शन है, जो पब्लिक को, जनता को आमंत्रण करने पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है प्राइवेट कंपनी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था प्राइवेट कंपनी का। अब उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो उसके डेफिनेशन में से ही बनी है, जिसमें फर्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी ये विशेषता होती है कि वो अपने अंशों को किसी तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करती। वो उस पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, सीमित दायित्व संख्या। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे हमने उसका दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर जो मेंबरशिप होती है, जो मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। तो ये क्या कहती है, ये कंपनी जो मेंबरशिप है इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन टू इशू द इनविटेशन टू द पब्लिक, जनता को निमंत्रण देने में प्रतिबंध। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने जो उसके अंश होते हैं, जो उसके शेयर्स होते हैं और जो उसके डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको खरीदने के लिए पब्लिक को जो इनविटेशन भेजा जाता है उस पर क्या लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है प्राइवेट कंपनी आपकी।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है राइटिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो कंपनी कौन सी मानी जाएगी, वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स आती है एक्सप्रेशन इन, ये इसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आता है अंतर्नियों में उल्लेख, कि जो प्राइवेट कंपनी होती है अगर वो, जैसे हमने ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शन पढ़े, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन टू इशू द इनविटेशन टू द पब्लिक। तो ये जो 3 जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो प्रतिबंध जो लगाती है प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने आर्टिकल ऑफ, जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, जो उसके अंतर नियम जो उसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें इनको दिया जाना आवश्यक है। ये कौन कौन से हमने प्रतिबंध किए थे? फर्स्ट आता है अपने अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसका लिखा जाना भी आर्टिकल्स में क्या है, जरूरी है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, की जो मेंबर्स की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। कहाँ तक? 200 मेंबर्स उसमें होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होने चाहिए। और एक जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी जो मेंबरशिप होती है उसमें किस किस को शामिल नहीं किया जाता? एक तो वो व्यक्ति हैं जो कंपनी के क्या है, कर्मचारी भी हैं, और उसके क्या है, मेंबर भी हैं, उसके एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी हैं, इनको मेंबरशिप में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, ये मतलब कि जो लिमिट सेट की गई है इस लिमिट में उनको शामिल नहीं किया जाता, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ये अलग से मेंबर होते हैं, जो 200 जो लिमिट होती है वो अलग से होती है, लेकिन जो कंपनी के क्या है, एम्प्लॉय भी हैं और मेंबर भी हैं, उनको इसमें शामिल इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ऐसे पर्सन जो पहले क्या थे, कंपनी के मेंबर भी थे और उसके एम्प्लॉय भी थे, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, वो एम्प्लॉय की नौकरी उन्होंने छोड़ दी, अब वो क्या है, वो सिर्फ कंपनी के मेंबर हैं, तो उनको भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, उनको भी इस लिमिट में शामिल नहीं किया जाता। और लास्ट पॉइंट आपको पता ही है, रेस्ट्रिक्शन टू इशू द इनविटेशन टू द पब्लिक, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसको जो उसके अंतर नियम होते हैं, जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, उसमें ये दिखाना पड़ता है कि उसने जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपकी थी प्राइवेट कंपनी की। अब उसके बाद आता है प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी के कुछ विशेष अधिकार हैं, उसके कुछ प्रिविलेजेस हैं और उसके कुछ छूटें, यानी कि उसके कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कि आपका जो प्राइवेट कंपनी है उसके निर्माण और उसके समामेलन से रिलेटेड कुछ क्या है, प्रिविलेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर क्या कहता है कि एक निजी कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसके फॉर्मेशन में कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 मेंबरों का होना जरूरी है। और उसके बाद पब्लिक कंपनी के लिए क्या कहता है, पब्लिक कंपनी में कहता है कि उसके लिए अगर पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन करना है, उसका इनकॉर्पोरेशन करना है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए, 7 चाहिए। प्राइवेट में 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक में 7 होने चाहिए। उसके बाद आता है बी पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, की जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती। अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो चुका है, न्यूनतम अभिदान राशि जो है उसने प्राप्त कर ली है, तो वो अपने अंशों का आवंटन कर सकती है, वो अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टर, कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको जो वो प्रोस्पेक्टस जो तैयार करती है, जो वो विवरण जो तैयार करती है, उसको रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना
जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डी पॉइंट क्या आता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्यापार आरंभ करना। अब कंपनी क्या है, कंपनी ऊपर के जो सारे स्टेप्स हैं वो पूरे कर चुकी है। अब उसे क्या है, जो इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो उसे मिल गया है, और उसके मिलने के बाद ही वो क्या कर सकती है, अपने व्यापार को आरंभ कर सकती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर सकती है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर, के अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ विशेष अधिकार हैं जो प्राइवेट कंपनी को दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इशू ऑफ राइट शेयर, अधिकार अंशों का निर्गमन। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो उसने मतलब कि जो उसने आपके अधिकार अंश जो होते हैं, जो राइट शेयर्स होते हैं, उनको इशू करना है को वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिए जाएं। वो किसी को भी क्या कर सकती है, जो न्यू कैपिटल उसने इशू करनी है, जो न्यू शेयर्स उसने इशू करने हैं, वो किसी को भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, किसी को भी निर्गमित कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो उसका जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सामने रखे। उसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, काइंड ऑफ शेयर्स, अंशों के प्रकार। की जो निजी कंपनी जो होती है, जो प्राइवेट कंपनी जो होती है, वो किसी भी प्रकार के अंशों को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। और ठीक है, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है वो किसी भी प्रकार के जो शेयर्स हैं उनको क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। उसके बाद आता है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग मीटिंग, सभा से संबंधित आपके कुछ विशेष अधिकार हैं, प्राइवेट कंपनी को कुछ विशेष अधिकार है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कहता है कि अगर जो मतलब कि मीटिंग हुई है, जैसे जनरल मीटिंग होनी है, उसकी आपस में जो मेंबर्स हैं उनकी जनरल जो मीटिंग होनी है, उसमें प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स का प्रेजेंट होना उसमें ज़रूरी है। 2 मेंबर उसमें उपस्थित होने चाहिए, तभी जनरल मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, मताधिकार मीन्स पोल, की जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी जो जनरल मीटिंग होती है उसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी के 2 मेंबर उसमें उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, जिनमें से एक मेंबर को ये राइट होता है, उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो क्या कर सके, वो मतदान कर सके, वो वोटिंग कर सके, और पोलिंग की वो क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। जबकि पब्लिक कंपनी में जितने मेंबर्स यानी कि 5 अगर मेंबर्स उसमें प्रेजेंट हैं, 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए जनरल मीटिंग में। पब्लिक कंपनी के केस में अगर पब्लिक कंपनी के केस में 5 मेंबर्स जनरल मीटिंग में उपस्थित हैं तो उन 5 मेंबर्स को ही वोटिंग करने का राइट होता है और वही पोलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर, संचालकों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की न्यूनतम संख्या। कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और सार्वजनिक कंपनी में कितनी होती है, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं। उसके बाद बी पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन शेयर्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक अगर डायरेक्टर्स हैं तो उनकी जो नियुक्ति है, जो स्टाफिंग है, वो एक ही प्रस्ताव में की जा सकती है। ठीक है, और उनकी नियुक्ति से पहले, उनको अपॉइंट करने से पहले, ठीक है, जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने से पहले उनको अपनी सहमति देने का, उनको अपनी कंसेंट देने और उनकी जो क्वालिफिकेशन जो शेयर्स हैं उनको लेने से संबंधित किसी भी प्रकार का नोटिस देना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट आता है 14 डेज नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है
कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है, सब्सिडरी कंपनी नहीं है, और उसको क्या है, नए संचालकों की, न्यू डायरेक्टर्स की क्या करनी है, नियुक्ति करनी है, उनको अपॉइंट करना है, तो इसके लिए उसे जो आपका एक्ट है उसकी सेक्शन 161 के अकॉर्डिंग 14 डेज पहले स्पेशल नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू वोट, मत डालने का अधिकार। कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें उनका हित होता है, सिर्फ वो उन्हीं केसेस में क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ठीक है। अदर किसी केस में वो वोट डालने का राइट उनको नहीं होता है। जिनमें उनका हित होता है, ठीक है, जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है, वही उसी में ही वो क्या कर सकते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटायरमेंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपनी पारी से रिटायर होना जरूरी नहीं है, और इसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने से रिलेटेड और उनके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगाए जाते। उसके बाद आता है अदर प्रिविलेजेस, अन्य विशेष अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन मोर देन वंस, एक से अधिक बार चयन। अब ये एक पॉइंट क्या कहता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है अगर उसको जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करना है, रीअपॉइंट करना है, पुनः नियुक्ति अगर उनकी करनी है तो वो कर सकती है। इसके ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट, खातों का निरीक्षण। कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो भी मतलब कि अकाउंट्स होते हैं वो सिर्फ वही देख सकते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। उनके मेंबर्स के अलावा कोई तीसरा पर्सन उनके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, उनके अकाउंट्स का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे, कुछ विशेष अधिकार थे प्राइवेट कंपनी के। अब उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। कि जो आपकी प्राइवेट जो कंपनी होती है, निजी जो कंपनी होती है, उसका सार्वजनिक कंपनी में नियंत्रण कैसे होता है या किन कंडीशंस में होता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट, स्वतंत्र परिवर्तन अथवा दोष के कारण परिवर्तन। कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है वो जो से प्रिविलेजेस जो से छूट दिए जाते हैं वो उनका जो बेनिफिट है केवल उसी समय तक उठा सकती है जब तक कि वो क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 की जो भी कंडीशंस दी गई हैं उनका पालन कर रही है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है, उनका पालन नहीं करती है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, ऑटोमेटिकली वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। उसके बाद आता है कन्वर्जन बाय चॉइस और डेलिब्रेट कन्वर्जन, अपनी इच्छा से परिवर्तन। की जो निजी कंपनी होती है वो वॉलेंट्री क्या करती है, सार्वजनिक कंपनी में पब्लिक कंपनी में बदलना चाहे तो नीचे कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनमें वो बदल सकती है। फर्स्ट आता है अल्ट्रेशन इन द AOA। AOA क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। की जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, अगर उसको पब्लिक कंपनी में अगर कन्वर्ट होना है तो वो किसी स्पेशल रेजुलेशन द्वारा कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें परिवर्तन करवा सकती है, और उसमें परिवर्तन के कारण ही उसके जो भी मतलब कि उसके अंदर प्राइवेट कंपनी की जो कंडीशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, और प्रस्ताव पास करने की तिथि से जो आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, पब्लिक कंपनी बन जाती है। उसके बाद आता है टू सेंड प्रोस्पेक्टर टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण भेजना। कि यदि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी में बदलने के लिए किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पास करती है, रेजुलेशन पास करती है, तो ऐसी निजी कंपनी को जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें दिए गए जो भी अल्ट्रेशन उसमें दिया गया है उसके 30 दिन के अंदर ही
रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, प्रविवरण फाइल करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है, अल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी एंड असेट्स मीन्स संपत्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है कि वो पर्सन जिन्होंने क्या है प्रोस्पेक्टस भेजा है, जिन्होंने प्रविवरण को भेजा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है या उनकी जो एसेट्स होती हैं, जो देनदारियां होती हैं, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद डी पॉइंट आता है, रेजुलेशन रिगार्डिंग चेंज इन द नेम एंड कैपिटल क्लोज, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, वो क्या करती है कि जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको 21 दिन का नोटिस देती है, और 21 दिन के नोटिस के अंदर अंदर ही क्या की जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कि जो भी उसका जो नेम क्लोज जो होता है, नाम वाक्य जो होता है, उसमें परिवर्तन करवाना है। उसमें से क्या होगा, उसमें से सिर्फ प्राइवेट जो है वो शब्द क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी 3/4 सहमति होना जरूरी है, तभी क्या है स्पेशल रेजुलेशन को पास किया जाएगा। अगर वो पास हो गया तो उसके बाद जनरल रेजुलेशन के द्वारा अल्ट्रेशन किया जा सकता है। उसके बाद ई पॉइंट आता है, चेंज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। यदि जो एक प्राइवेट कंपनी है वो अगर पब्लिक कंपनी बन जाती है या बन जाने के बाद उसको ये नेसेसरी हो जाता है कि उस कंपनी में जो सदस्य होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो कम से कम कितने होंगे, 7 होंगे, और डायरेक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। अगर प्राइवेट कंपनी ऐसा कर लेती है तो वो पब्लिक कंपनी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है एनहांसिंग द पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी, कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको अपनी जो पेड अप कैपिटल जो उसकी है उसको क्या करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अगर उसको पब्लिक कंपनी बनना है। अगर जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी पेड अप कैपिटल को एनहांस कर लेती है, बढ़ा लेती है, तो उसको प्राइवेट कंपनी में क्या, पब्लिक कंपनी में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कुछ कंडीशन थी, जिसमें क्या है जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में चेंज हो सकती है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है, कन्वर्जन पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। पहले में क्या था, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन रही है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कॉलिंग बोर्ड्स मीटिंग, की मंडल की सभा बुलाना। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये एक प्रोसेस की तरह होती है, प्रोसेस है ये एक तरह की, जिसमें सबसे पहले क्या है कि जो आपके संचालक मंडल हैं, जो बोर्ड्स हैं उनकी क्या बुलाई जाएगी, एक मीटिंग बुलानी चाहिए, और उसके बाद ही क्या है जो अल्ट्रेशन करना है, जो कन्वर्जन करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक प्रस्ताव, एक रेजुलेशन अनुमोदन करना चाहिए, रेजुलेशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आती है, कन्वेनिंग जर्नल मीटिंग, साधारण सभा बुलाना। इसके बाद क्या होता है कि एक जर्नल मीटिंग बुलानी चाहिए, और उसमें क्या है, अधिनियम में जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसके अंतर नियमों में 3 शर्तों का होना जरूरी है, कि जो 3 शर्तें जो उसने दी थी, जो 3 शर्तें हमने पढ़ी थी, फर्स्ट क्या थी, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, जो मेंबर्स की जो संख्या है वो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने प्रतिभूतियों को आम जनता को बेचने पर क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। तो इस अंतर नियमों को, इस आर्टिकल्स को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, एक स्पेशल रेजुलेशन पास किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, सेंडिंग अ कॉपी ऑफ रेजुलेशन टू द रजिस्ट्रार, की जो प्रस्ताव की जो प्रति है वो रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिए। विशेष जो स्पेशल रेजुलेशन जो पास करना है, जो पास किया गया है, उसकी एक कॉपी किसके पास, 30 दिन के अंदर
फॉर्म 23, ठीक है, फॉर्म 23 के साथ जो रजिस्ट्रार है उसके पास भेजी जानी चाहिए। और उसके बाद क्या है, स्पेस रेजुलेशन को पास करने के बाद, सॉरी, जो आपका स्पेशल रेजुलेशन है उसको पास करने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर फॉर्म 1B पर एक क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है। उसके बाद आता है पब्लिशिंग नोटिस इन आ न्यूज़पेपर, कि जो आपका एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है, उसके बाद सरकार या तो गवर्नमेंट अर्थात रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रार कंपनी के संबंध में क्या करेंगे, ये जो सूचना है, ये जो नोटिस है उसको न्यूज़पेपर के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन होता है पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करना। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट में क्या है, मीटिंग बुलाई जाती है, सेकंड में जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है, उसके बाद थर्ड में प्रस्ताव की जो प्रति होती है वो संचालक मंडल को भेजी जाती है, और लास्ट में क्या है, पब्लिशिंग नोटिस इन आ न्यूज़पेपर, की जो अल्ट्रेशन का जो नोटिस है, परिवर्तन कन्वर्जन का जो नोटिस है वो उसको न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमने प्राइवेट कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट किया, उसके बाद हमने उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स की, उसके बाद प्राइवेट कंपनी के क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, क्या क्या उसके विशेषाधिकार होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, की जो निजी कंपनी है उसको सार्वजनिक कंपनी में क्या करना, परिवर्तित करना। और उसके बाद क्या है, सार्वजनिक कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित करना, मीन्स पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो ये हमने 5 टॉपिक आपके आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।